बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और रमज़ान भी चल रहा है और आप रमज़ान मुबारक की बरकतें भी लूट रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली अब हमें आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर देना पड़ रहे हैं। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द हमें कोरोना वायरस से निजात मिल जाए और अल्लाह ताला हम सब की और हमारी फैमिलीज़ की इससे हिफाजत फरमाए। तो इस ये तकरीबन अराउंड 7 वीक्स का ये शॉर्ट सा पीरियड होगा स्टडी का, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि 2 CLOs कवर किए जा सकें। उसमें पहला CLO एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक और विंड एनर्जी सिस्टम है, जिसको कवर किया जाएगा। और जो उसके बाद जो दूसरा CLO है, design of standalone power system using a renewable energy technology, पर्टिकुलरली जो फोकस होगा वो सोलर फोटोवोल्टिक के ऊपर होगा। इसको यूज़ करके स्टैंड अलोन सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। CLO को कवर किया जाएगा। तो बुक आपकी टेक्स्ट बुक वही है, रिन्यूएबल एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बाय JM मास्टर्स की। तो वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा, और जो भी रिसोर्स या मैं कोई नोट्स वगैरह या हैंडआउट्स यूज़ करूंगा वो मैं सारे के सारे आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक वाइज आपको रिकॉर्डिंग क्लिप्स की या रिकॉर्डिंग मिल सके। टॉपिक वाइज ये मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। इनफैक्ट एक दिन मैंने कोशिश की थी वो कम्प्लीटली अपना लेक्चर रिकॉर्ड करने की, लेकिन 25 से 30 मिनट्स के बाद वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कोई इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो सारी की सारी जो मेहनत थी वो ज़ाया हो गई। तो इसलिए अब मैंने प्लान किया कि आपको ना टॉपिक वाइज जो है लेक्चर रिकॉर्ड किए जाए, और टॉपिक वाइज एक तो आसानी ये भी होगी कि वो अपलोड करना मेरे लिए आसान होगा और आप लोगों के लिए भी डाउनलोड करना भी आसान हो जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज जो होंगे रिकॉर्डिंग जो है आपको मैं अपलोड करूँगा। तो इसको यूज़ करके इसके साथ जो भी हैंडआउट्स या नोट्स वगैरह भी यूज़ करूँगा, वो भी मैं आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की ड्राइव है उसके ऊपर अपलोड करता जाऊँगा। आप उसको देख के इससे भी हेल्प ले सकते हैं, और साथ आप अगर आप बुक यूज़ करना चाहते हैं तो आप बुक भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो अभी ये जो आज का लेक्चर या ये जो भी रिकॉर्डिंग क्लिप मैं आपसे शेयर करूँगा, ये हिस्ट्री और डेवलपमेंट है विंड एनर्जी सिस्टम्स की। जो शुरू में हमारा फोकस जो होगा वो जो CLO है, तो CLO में विंड एनर्जी के पार्ट को कवर किया जाएगा। और उसके बाद जो है सोलर फोटोवोल्टिक जो प्रीवियसली भी आपको उसकी नो होगी, जैसे हमने स्टार्ट में ड्यूरिंग दी जो फर्स्ट 8 वीक्स है उसमें कुछ डिस्कशन की थी इसके ऊपर, सोलर फोटोवोल्टिक के ऊपर। तो खैर अब हम सबसे पहले विंड एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। जो विंड एनर्जी सिस्टम्स हैं, बेसिकली जो विंड एनर्जी या जो यूटिलाइजेशन ऑफ विंड है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से यूज़ की जा रही है डिफरेंट टाइप्स के टास्क के लिए, जैसे प्रोपेलिंग सेलिंग शिप्स के लिए यूज़ की जा रही है, ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए, पंपिंग वाटर के लिए, और फैक्ट्री मशीनरी को पावर करने के लिए ये यूज़ की जा रही है, और की अभी भी की जा रही है, की जाती थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड विंड टरबाइन सिस्टम था फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो 1891 में बिल्ड किया गया था। और US में जो इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो US में जो विंड इलेक्ट्रिक सिस्टम जो थे वो लेट 1890s में बिल्ड करना शुरू किए गए थे। और फ्रॉम 1930 से 1940s 1930 एंड 1940 ऑनवर्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल कैपेसिटी के जो विंड इलेक्ट्रिक सिस्टम थे वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में
डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते थे। आप इस चीज़ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का कंसेप्ट है यूएस में बहुत ज़्यादा पुराना है। अनफॉर्चुनेटली अगर इसका हम कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करें तो पाकिस्तान में जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का रेट है तकरीबन अराउंड 60% है, और ओवरऑल जो नेशनल इलेक्ट्रिफिकेशन रेट है वो 70 या 73% के अराउंड है। और अभी भी करंटली पाकिस्तान में मोर देन 50 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कह लें जिंदगी गुजार रही है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर कि जो कह लें कि अभी भी मोर देन 50 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस नहीं है रूरल एरियाज के अंदर। या आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएस में फ्राम 1930 से 9 ऑनवर्ड या 1940 से ऑनवर्ड उस वक़्त भी ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। बट अगरचे विंड सिस्टम उस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को सर्व करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते थे। 1941 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर सिस्टम डेवलप किया गया जिसकी कैपेसिटी 1250 किलोवाट थी, और इसके जो विंड टरबाइन का साइज जो डायमीटर था वो 175 फीट था। ये टू ब्लेडेड प्रोपेलर या विंड टरबाइन थी, और इस सिस्टम की जो विंड स्टैंड कैपेबिलिटी थी वो 115 माइल्स पर आवर थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम 1945 में फेल्ड हो गया, और अब ये तकरीबन 25 माइल्स पर आवर की विंड को विथस्टैंड नहीं कर सका, और इसका एक जो विंड टरबाइन का ब्लेड है जिसका जो साइज था 8 टन साइज ब्लेड था उसका, वो अपनी जो इंस्टॉलेशन से 750 फीट अवे जाके गिरा। तो उस इतनी 25 माइल्स पर आवर की विंड से ही वो डैमेज या कह लें डिस्ट्रॉय हो गया। जो विंड सिस्टम है इसमें इंटरेस्ट में इसमें डिक्लाइन की एक बहुत बड़ी जो रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर शुरू में जो जनरेशन थी ऑलमोस्ट फासिल फ्यूल्स से ही की जा रही थी। तो फासिल फ्यूल क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा चीप थी और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही थी वो चीप थी, तो इस वजह से इसकी तरफ यूटिलिटीज़ का जो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज का इतना ज़्यादा रुझान या ट्रेंड नहीं था इसकी तरफ। इस वजह से इसकी तरफ बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और बट 1970s में ऑयल शॉर्टेज की वजह से और डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटरी कह लें इंसेंटिव्स की वजह से, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में दोबारा जो है इंटरेस्ट रिन्यूअल होने शुरू हो गए। उसमें पर्टिकुलरली विंड भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा और भी डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज है उसमें रिसर्च एंड स्पेशली इसमें सोलर फोटोवोल्टिक है, उसमें कह लें R&D का काम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता गया। जो ज़्यादातर जो विंड एनर्जीज की जो सेल थी वो वर्ल्ड में ज़्यादातर यूएस में थी, और वो तकरीबन 1985 तक जो मोस्ट ऑफ दी जो विंड पावर की सेल थी उसका मेजॉरिटी जो कह लें कंट्रीब्यूशन यूएस की तरफ ही था। यूएस का बहुत ज़्यादा कह लें, आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट की कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जो सेल थी विंड पावर में उसमें तो बहुत ज़्यादा था। पर इसके अलावा भी विंड टरबाइन जो टेक्नोलॉजीज में R&D या डेवलपमेंट जो थी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जैसे डेनमार्क, जर्मनी और स्पेन वगैरह। यहाँ भी बहुत ज़्यादा, बट इसमें जो बूम इन कंट्रीज में जो कल विंड पावर की सेल का जो बूम था वो ज़्यादा मिड 1990s में आया। अगर हम देखें ओवरऑल 2003 तक जो ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड टरबाइन की वो उसकी क्या टोटल ओवरऑल कैपेसिटी क्या है, तो अप टू 2003 तक जो टोटल विंड पावर की कैपेसिटी जो इंस्टॉल की गई थी वो अराउंड
38 गीगावाट के करीब थी, या आप कह लें 35,000 मेगावाट के करीब थी। और ये अगर देखें 1995 में ये अराउंड 5 गीगावाट के करीब थी। तो ओवरऑल अगर हम इसका ग्रोइंग रेट देखें तो वो 25% पर ईयर रहा है। 25% पर ईयर अप टू 2003 तक ग्रोइंग रेट इसका विंड पावर की इंस्टॉलेशन का रहा है वर्ल्ड वाइड। और 2003 तक इसकी जो मैक्सिमम जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी वो तकरीबन अराउंड 38 गीगावाट तक थी। लेकिन अब अगर हम करंटली या अपने नियर आप देखें कि अब क्या सिचुएशन जा रही है, तो अप टू 2000 या एंड ऑफ 2018 को अगर हम देखें 2018 तक, तो अराउंड अब इसकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 591 गीगावाट, अराउंड 600 गीगावाट के करीब तक पहुंच चुकी है। ये 2018 की अगर मैं बात करूं, 2018 तक जो इसकी मैक्सिमम जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो जो इसकी टोटल कैपेसिटी है, वो 519 91 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। अब क्योंकि 2020 चल रहा है, तो होपफुली ये इससे भी काफी ऊपर जा चुकी होगी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कितनी फास्टली ये ग्रो कर रही है, या इसमें डेवलपमेंट या इसकी इंस्टॉलेशन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसमें डेफिनेटली क्योंकि वर्ल्ड वाइड एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज करती जा रही है, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल जो फॉसिल फ्यूल से जनरेशन, इसके इम्पैक्ट की वजह से जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स वो भी बहुत बढ़ते जा, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अब कह लें यूटिलिटी कंपनी या जनरेशन कंपनीज का रुझान जो है वो विंड पावर या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें कि 2002 या 2003 तक जो कंट्रीज थे, उसमें किन कंट्रीज का शेयर जो विंड एनर्जी जनरेशन में बहुत ज़्यादा था, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जर्मनी लीड कर रहा था, उसके बाद स्पेन और देन यूएसए, फिर डेनमार्क। और यहाँ आप इस ग्राफ में इंडिया को भी देख सकते हैं कि इंडिया में 2002 तक इंडिया में जो जनरेशन या जो कैपेसिटी विंड की इंस्टॉल थी, वो तकरीबन ये 1700 मेगावाट के करीब इंस्टॉलेशन थी, या उसकी टोटल कैपेसिटी की ये वैल्यू थी। जबकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान यहाँ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसमें, इस पिक्चर के अंदर। और अगर आप करंटली भी अगर देखें, अगर आप करंट डाटे को देखें, तो अगर उसमें देखें तो उसमें भी आप देखें अभी सिचुएशन डिफरेंट है, और चाइना लीड कर रहा है, जिसकी ओवरऑल जो कैपेसिटी है इसकी टोटल जो है, उसमें 35.7% का विंड पावर का शेयर चाइनीज का है। और वो टोटल जो वैल्यू है इसकी वो 211 गीगावाट के करीब है। और ये भी जो डाटा आपसे शेयर किया गया, ये 2018 का है। अब 2020 में डेफिनेटली काफ़ी चेंज आ गया होगा। तो उसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो चाइना लीड कर रहा है, उसके बाद हम देखें तो यूएस का शेयर है कुछ, फिर देन जर्मनी। और यहाँ इंडिया देख लें, इंडिया का जो शेयर है वो 35 गीगावाट का है। और अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तकरीबन ऑल सोर्सेज जिसमें आपके रिन्यूएबल भी है, उसमें फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, उसमें तकरीबन सारे आप न्यूक्लियर भी इंक्लूड कर लें, आप कोयल भी इंक्लूड कर लें, और सारों को इंक्लूड करें तो जो टोटल हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो अराउंड 36 गीगावाट के करीब है। और इंडिया की सिर्फ 2018 के अंदर जो जनरेशन सिर्फ विंड पावर से वो 35 गीगावाट के करीब है। और इससे आप क्या कहें, अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसीज और कह लें हमारा पहले पीछे आप काफ़ी फेमिलियर ही होंगे कि तो थर्मल की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा था, और क्योंकि वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से वो वक्ती तौर पर उस शार्टेज को
फुलफिल करने के लिए वो थर्मल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस चला गया और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत कम है। अभी भी 2018 का अगर आप डाटा उठाएं तो नेपरा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो तकरीबन अराउंड जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का हमारी ओवरऑल जो जनरेशन कैपेसिटी है उसमें अराउंड 5% शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें सोलर भी है, उसमें विंड भी है, बायोमास भी है। तो हम कह लें बहुत ज़्यादा पुअर और बहुत ज़्यादा कह लें इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में लैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया से पीछे हैं। जबकि दुनिया अपनी कह लें मोस्टली जो जनरेशन है वो जो आगे अपनी फासिल फ्यूल से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के ऊपर भी जा रहा है। जैसा भी आपको हमें याद भी होगा, स्टार्ट में कई कंट्रीज का तो मोटिव या उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे स्कॉटलैंड का मैंने आपसे शेयर किया था अपने पहले या दूसरे लेक्चर में कि वो 2020 में उनका प्लान ये था कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। तो ये करंटली सिचुएशन जा रही है। तो आगे आप देखिए हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या कहाँ हम लैग कर रहे हैं और हमें कहाँ ज़रूरत है ना अपनी R&D की, उसमें रिसर्च भी इंक्लूड है और उसमें ज़ाहिर है डेवलपमेंट में रिसर्चर का काम तो सिर्फ ये है कि वो आपको बता सकता है कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं, बट डेवलपमेंट तो ज़ाहिर मेजरली उसमें गवर्नमेंट का और उनकी कह लें वो जो इंसेंटिव गवर्नमेंट दे उसमें स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करने का, ताकि वो जनरेट करें और इससे चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके और ताकि कह लें हम पाकिस्तानी नेशन को इससे फ़ायदा हो सके। अगले नेक्स्ट जो मेरी रिकॉर्डिंग होगी उसमें हम आप विंड और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है इसके मतलब मैं डिस्कस करूँगा और आप यही जो हैंडआउट्स मैंने जहाँ से आपको अभी टीच कर रहा हूँ तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा, तो आप चाहे इसको यूज़ कर लें या आप बुक में भी आप आपको सेम मैं वही जो आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड आपको शुरू में बताई हुई वही फॉलो कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग होगी वो विंड एंड इट्स ओरिजिन्स के ऊपर होगी, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।